Sergeant Troy is depicted as an irresponsible young soldier who spoils his me by his irresponsible behavior, first towards Fanny and then towards Bathsheba Everdeen. शुरू से पढ़ते हैं. सार्जेंट ट्रॉय को डेपिक्ट किया गया है. डेपिक्ट करने का मतलब है चित्रण किया गया है, डेलिनिएट किया गया है ना, उसमें था ना ये डेलिनिएट. तो हाँ, उसको डिपिक्ट किया गया है एक इररिस्पॉन्सिबल यंग सोल्जर के रूप में. एक यंग सोल्जर है लेकिन वो इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार आदमी है, जो खुद को नष्ट कर लेता है. हु स्पॉइल्स हिज मी, जो अपने आप को नष्ट कर लेता है. बाय हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से. पहले तो फैनी की ओर और उसके बाद में टुवर्ड्स बाथशिबा एवर्डीन, और बाद में बाथशिबा के प्रति. बोथ वीमेन लव्ड हिम पैशनेटली, दोनों ही औरतों ने उसको बहुत ही पैशनेटली प्यार किया था, बहुत ही गहराई से प्यार किया था. ही वॉज द इलेजिटिमेट सन ऑफ लॉर्ड सेवर्न फ्रॉम ए फ्रेंच गवर्नेस. वो खुद एक इलेजिटिमेट सन है, नाजायज़ औलाद है किसी की, और नाजायज़ औलाद है एक बहुत ही बड़े घराने की. फ्रेंच गवर्नेस है कोई, उसकी वो नाजायज़ बेटा है उसका. तो भले ही नाजायज़ हो, परंतु उसकी माँ जो थी वो बहुत ही उच्च ख़ानदान की औरत थी, तो उसको लगता है कि उसके अंदर रॉयल ब्लड है. दस ही हैड एन एरिस्टोक्रेट्स ब्लड इन हिज वीन्स. तो उसका जो ब्लड था वो एरिस्टोक्रेट का था. एरिस्टोक्रेट का मतलब उच्च ख़ानदान का था. ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड, और उसको उस बात पर प्राउड भी था, गर्व भी था. ही गॉट हिज एल्डरली एजुकेशन इन कास्टरब्रिज ग्रामर स्कूल वेयर ही एक्वायर्ड ए गुड नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस. अब उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी हुई थी. उसने कास्टरब्रिज के ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की थी, जहाँ उसको अच्छा नॉलेज मिला, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी उसने. सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू गिव अप हिज एजुकेशन, परंतु परिस्थितियों ने उसको मजबूर कर दिया पढ़ाई छोड़ने को, एजुकेशन छोड़ने को. ही बिकेम ए लॉयर्स क्लर्क, बाद में उसने एक वकील के यहाँ क्लर्क की नौकरी करनी शुरू कर दी. देन ही लेफ्ट दिस जॉब एंड जॉइंड द आर्मी एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर. तो बाद में उसने एक साधारण से सैनिक की नौकरी कर ली. बट सून रोज टू द रैंक ऑफ ए सार्जेंट, परंतु धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर क्या बन गया, सार्जेंट बन गया. ट्रॉय हैज़ ए हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड विनिंग मैनर्स. अब ट्रॉय की सबसे खास बात यह है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही हैंडसम है और चार्मिंग है, आकर्षक है बहुत ही वो, और उसके मैनर्स विनिंग हैं. मैनर्स का मतलब उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उठने बैठने का, कपड़े पहनने का, ये सारे तरीके जो हैं वो विनिंग है, यानी किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं. His glitter and polished speech and manners attract the fair sex wherever he goes. तो उसकी चमक दमक, इसमें मिस्टेक्स काफ़ी हैं, हिज आएगा यहाँ. हिज ग्लिटर एंड पॉलिश्ड स्पीच, उसकी जो चमक दमक है, उसकी जो लच्छेदार भाषण है उसके, और मैनर्स हैं उसके, ये मैनर्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैनर्स हैं उसके जो वो अट्रैक्ट करते हैं फेयर सेक्स को. फेयर सेक्स बोलते हैं औरतों को, तो वो औरतों को अट्रैक्ट करते हैं वेर एवर ही गोज़, जहाँ भी वो जाता है. तो अपनी पर्सनैलिटी से वो मतलब औरतों को इम्प्रेस कर देता है. ही इज ए फाइन कन्वर्सेशनलिस्ट, वो बातचीत करने में बहुत ही निपुण है. कन्वर्सेशनलिस्ट होता है बातचीत करने वाला. हाँ, गिफ्ट ऑफ गैब है उसके अंदर. ही इज ए वेरी लाइवली एंड डेलिकेट इन हिज टॉक विद वीमेन. जब वो औरतों से बात करता है तो बहुत ही लाइवली होता है और डेलिकेट होता है. डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट होता है, लाइवली का मतलब ऊर्जावान होता है, जिंदा दिल होता है. डेलिकेट होता है कोमल वैसे तो. बाथशिबा पेज ए ट्रिब्यूट टू हिज फाइन मैनर ऑफ टॉकिंग व्हेन शी सेज. बाथशिबा उसके जो फाइन मैनर्स हैं बातचीत करने के, उसको इस तरह से तारीफ़ करती है. पे ट्रिब्यूट का मतलब है उसकी तारीफ़ करती है. इफ़ यू कैन ओनली फाइट हाफ एज विनिंगली एज यू कैन टॉक, यू आर एबल टू मेक ए प्लेजर ऑफ ए बेयोनेट स्वॉर्ड. वो कहते हैं कि अगर तुम जिस तरह से बात करते हो, जितनी मधुरता से, जितनी अच्छे से तुम बात कर लेते हो, अगर उसी तरीके से तुम लड़ो तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है फिर. यानी तुम जितने अच्छे से बात करके सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हो ना, अगर यही चीज़ क्वालिटी तुम्हारी लड़ाई में आ जाए ना, तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं हो. ये लास्ट में लिखा ना, बेयोनेट स्वॉर्ड. बेयोनेट एक चाकू होता है जो बंदूक के आगे लगाया जाता है. कभी कभी मान लो दुश्मन एकदम नज़दीक आ जाता है ना, तो फिर उसको गोली ना मार करके वो बंदूक के लगा आगे चाकू ही वही घुसा देते हैं उसके अंदर. तो बेयोनेट स्वॉर्ड का मतलब यही है कि तलवार की धार तुम्हारी और तीखी हो सकती है, दोनों चीज़ हो तो वो शांति वार्ता में भी काम आएगा.
नहीं, वो उसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो बोलने के तरीके हैं ना उससे इम्प्रेस करने के, अगर इसका आधा भी तुम्हारी लड़ाई वाले में चला जाए ना तो तुम बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हो। तो कहने का मतलब तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इन फ्लैटरिंग वुमन, तो वुमन को फ्लैटर करने में उसके स्किल बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। ही हैज़ ए वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर साइकोलॉजी, उसको औरतों की साइकोलॉजी की बड़ी समझ है। ही नोज़ हाउ एंड व्हेन टू प्रेज वुमन, उसको पता है कि औरत की कब और कैसे तारीफ़ करनी चाहिए। ही सक्सीड्स इन कैप्चरिंग द हार्ट ऑफ फैनी रोबिन, और इसी वजह से वो फैनी रोबिन का दिल जीत लेता है। इट इज़ बाय हिज आर्ट ऑफ फ्लैटरी दैट ही एंटाइसिस द हार्ट ऑफ द रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी बाथशिबा एवर्डिन, और इसी गुण की वजह से, इसी कला की वजह से वो बाथशिबा एवर्डिन जो सबसे रिच और ब्यूटीफुल लड़की है उसको भी सम्मोहित कर लेता है। एंटाइस करने का मतलब है लुभाना, सम्मोहित कर लेना। ही कॉल्स हर द क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, वो उसको कॉर्न मार्केट की क्वीन बुलाता है। कॉर्न मार्केट यानी मक्का का बाज़ार जहाँ मंडी लगती है। अब क्योंकि वो भी तो फार्मर ही थी बादशिबा एवर्डिन, उसका भी बहुत बड़ा फार्म था, तो उसको वो रानी बोलता है उसकी। ही इज़ लाउड इन हिज प्रेज ऑफ बादशिबा ब्यूटी, और बादशिबा की ब्यूटी वो लाउड वे में करता है। लाउड का मतलब है मतलब कर देता है, बस संकोच नहीं करता है। लाउड होने का मतलब ये है, एक्सप्रेस कर देता है अपने आप को। ही सेज टू हर, आई सैड यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल से सो स्टिल फॉर सो यू आर। एक बार वो उसके कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सुंदर हो, और ये बात मैं अब भी तुम्हें कहता हूँ क्योंकि तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल एवर आई सो, और मे आई फॉल डेड दिस इंस्टेंट। वो कहता है कि तुम सबसे सुंदर हो, जो जितनी मैंने लड़कियां देखी है उनमें से तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, और अगर ये बात गलत हो तो मैं अभी मर जाऊँ, यानी भगवान मुझे उठा ले। वो कहने का तरीका है कसम खाने का। ही इज़ एक्सपर्ट इन कैप्टिवेटिंग यंग वुमन, वो औरतों को कैप्टिवेट करने में एक्सपर्ट है। कैप्टिवेट करने का मतलब कैद करना होता है, कैप्टिवेट का शाब्दिक अर्थ, तो यहाँ पे कैप्टिवेट का मतलब है उनको इम्प्रेस करने में। ही सेज दैट देयर आर ओनली 2 वेज ऑफ विनिंग ए वुमन, और वो कहता है कि 2 ही तरीके हैं औरत को जीतने के, फ्लैटरी या कर्स। या तो उनकी फ्लैटरी करो, फ्लैटरी का मतलब उनकी चापलूसी करो, उनकी तारीफ़ करो, झूठी हो भले सच्ची हो जैसी भी हो, और या उनसे लड़ाई करो, या उनको कर्स दो। कर्स का मतलब है कोसना, या उनको कोसो। ट्रीट देम फेयरली एंड यू आर ए लॉस्ट मैन, अगर तुमने उनसे फेयरली ट्रीट किया, फेयरली का मतलब बिल्कुल सही सही ट्रीट किया, जैसी वो है वैसा ट्रीट किया, जैसा करना चाहिए वैसा ट्रीट किया, तो तुम लॉस्ट मैन हो, तब तुम कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। यानी उसने कहा अभी औरतों को जीतने का एक ही तरीका है, या तो उनकी तारीफ़ करो या उनसे लड़ाई करो। अगर आप सही सही उनके साथ बिहेव करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। लॉस्ट मैन का मतलब ये। ही इज़ मॉडरेटली ट्रूथफुल टूवर्ड्स मैन बट टूवर्ड्स वुमेन ही लाइज मोस्ट ईजीली, आदमियों के प्रति तो वो बड़ा ट्रूथफुल है, आदमियों से जब वो बातें करता है तो सही सही करता है, लेकिन जब औरतों की बात आती है तो वहाँ वो खुल के फेंकता है, खूब गप मारता है उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो अब ये तो आपको पता होगा भी औरतें वास्तव में ऐसी होती है कि नहीं, परंतु इसका तो यही कहना है। अब सभी को हम एक ही तरह से नहीं आंक सकते, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें एक जैसी हों, अपवाद होता है। कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जो प्रशंसा पसंद करते हैं और जल्दी से ही बहकावे में आ जाते हैं। कुछ और सभी औरतों के साथ अपने ये नहीं कह सकते कि हर औरत ही ऐसी होती है। सभी व्यक्ति अपने अपने अलग अलग पर्सनैलिटी लिए होते हैं, कोई भी 2 आदमी दुनिया में एक जैसे नहीं है, भले वो आदमी है या औरत है। ही इज़ ए मैन ऑफ इम्पल्स एंड नॉट रीज़न, तो वो जो आदमी है वो इम्पल्स का आदमी है, यानी भावावेश वाला आदमी है, भावनाओं पे काम करता है, वो रीज़न पे काम नहीं करता है। रीज़न का मतलब जो दिमाग से काम करता हो, इम्पल्स वाला आदमी होता है वो दिल से काम करता है। इन हिज इल्क ही इज़ गाइडेड बाय इम्पल्स एंड पैशन, इल्क है ये, इल्क का मतलब है जो पहले का जो जीवन है उसका, वो तो उसमें वो इम्पल्स और पैशन से ड्राइव होता है। द रिमोर्स ही फील्स ऑन सीइंग फैनीज डेड बॉडी in the result of pure passion he ruins his present and future happiness due to the passionate outburst and sudden decisions। तो यहाँ पे यही बात है कि जब वो फैनी को डेड देखता है तो बहुत रिमोर्स फील करता है, बहुत दुख फील करता है।
और ये उसका प्योर पैशन होता है। जब वो फैनी को देख करके, उसकी डेड बॉडी को देख करके जब वो बहुत गुस्सा या बहुत ही दुखी होता है, तो वहाँ पर वो उसका प्योर पैशन है। प्योर का मतलब उसमें कोई छुपा दिखावा नहीं छुपा हुआ था, वो वास्तव की फीलिंग थी उसकी। और वो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है अपने इसी पैशनेट आउटबर्स्ट और सडन डिसीजन के कारण, कि उसमें ना वो दिमाग नहीं लगाता, वो दिल से काम करता है। अब फैनी को जब उसने डेड देखा तो बस वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसको ध्यान में रखना चाहिए था कि अब उसकी शादी हो चुकी है उसके साथ, बादशिबा के साथ, और अब वो फैनी के प्रति अपना प्यार दिखा रहा है, तो बादशिबा पे क्या गुजरेगी। परंतु नहीं, वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता। उसके अंदर उसके दिमाग में आया ऐसा कि फैनी को वास्तव में वो प्यार करता था, तो वो उसको शो कर दिया उसने उसी टाइम में। हिज लव फॉर बादशिबा इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू फीलिंग्स और लव फॉर हर। अब वो बादशिबा को सच्चा प्यार नहीं करता है, इट इज़ मेयर पैशन एंड अट्रैक्शन फॉर हर फिजिकल चार्म एंड मनी। ये सिर्फ उसका अट्रैक्शन और पैशन है उसके फिजिकल चार्म पे, क्योंकि वो सुंदर है शारीरिक रूप से, और दूसरा वो धनी है, इसलिए वो उससे अट्रैक्टेड है। देयर इज़ नो सिंसियरिटी इन इज लव फॉर बादशिबा। बादशिबा के प्रति उसके दिल में सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है बिल्कुल भी उसके प्यार में। ही मेक्स दिस वेरी प्लेन व्हेन ही सीज फैनी रॉबिन्स डेड बॉडी। और ये बात वो बिल्कुल सही साबित कर देता है जब वो फैनी रॉबिन्स की डेड बॉडी को देखता है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स बादशिबा बिकम्स वेरी क्लियर व्हेन ही अटर्स दीज वर्ड। और बादशिबा को जब वो ये बातें बोलता है तो उसका एटीट्यूड बादशिबा के प्रति क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इफ सैटन हैड नॉट टेम्प्टेड मी विद दैट फेस ऑफ योर्स एंड दोज कर्स्ड कोक्वेटरीज आई शुड हैव मैरिड हर। वो कहता है कि अगर शैतान मुझे नहीं ललचाता तुम्हारे इस सुंदर चेहरे की ओर, और तुम्हारे ये जो अंदाज थे, कोकेटरीज होते हैं लड़कियों के वो अंदाज जो लड़कों को पसंद आते हैं, उनको कोकेटरीज बोलते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी ये जो कोकेटरीज हैं और तुम्हारा जो ये सुंदर चेहरा है, शैतान ने अगर मुझे नहीं ललचाया होता तो मैं उससे शादी कर चुका होता। किससे? फैनी से। फैनी से शादी नहीं हुई थी उसकी, क्योंकि फैनी गलत चर्च में पहुंच जाती है ना, और वो लेट हो जाते हैं उस चक्कर में। यू आर नथिंग टू मी, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। ए सेरेमनी बिफोर ए प्रीस्ट डजंट मेक ए मैरिज। वो कहता कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। शादी से क्या होता है? शादी करने से कुछ नहीं होता, वो तो एक सिर्फ सेरेमनी है जो पुजारी करता है। आई एम नॉट मॉरली योर्स, मैं नैतिक रूप से तुम्हारा बिल्कुल नहीं हूँ। यानी एक जगह वो ये बात बोल देता है बादशिबा को, तो उसकी सही दिल की फीलिंग जो है वो प्रकट हो जाती है। हिज लव फॉर फैनी इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज केयरलेसनेस वाज ट्रू एंड रियल। फैनी के प्रति उसका जो प्यार है, हालांकि वो बहुत ही लापरवाह है, परंतु उसका प्यार उसके प्रति ट्रू था और रियल था। ही शॉवर्स अफेक्शन एंड ऑनर ऑन हर आफ्टर हर डेथ। उसकी मृत्यु के बाद भी वो उस पर अपना अफेक्शन और अपना ऑनर शॉवर करता है, यानी बरसाता है। एंड रिपेंट्स फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और उसको पछतावा भी होता है कि फैनी के प्रति उसका बिहेवियर बड़ा इररिस्पॉन्सिबल था। He is a drunkard and gambler and shows these weak traits of his character soon after his marriage with Bathsheba। और बादशिबा के तुरंत मैरिज शादी के तुरंत बाद वो अपने ये गुण भी दिखाता है। कौन से गुण? कि वो ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, और गैम्बलर भी है, और जुआरी भी है। He has a spirit for adventures। एडवेंचर उसके बहुत पसंद है। एडवेंचर होते हैं साहसिक कारनामे, ऐसे काम करना जिनमें हिम्मत की जरूरत होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड दैट ही लीव्स बादशिबा हाउस फॉर फैनीज ट्रेजेडी एंड वॉन्डर्स इन ए फॉरेन लैंड एंड देन कम्स बैक टू इंग्लैंड एंड जॉइन्स ए ट्रैवलिंग सर्कस कंपनी। और उसके इसी गुण की वजह से ही वो बादशिबा का घर छोड़ देता है जब फैनी मर जाती है, और वो कई दिनों तक विदेशों में भटकता रहता है, और कई दिनों बाद इंग्लैंड आता है, और इंग्लैंड में आकर के वो एक ट्रैवलिंग सर्कस कंपनी को भी ज्वाइन कर लेता है। फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स ही इज ए मैन ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैलेंट्स एंड मेक्स गुड यूज ऑफ देम इन टाइम्स ऑफ नीड। भले ही उसके कितने ही फॉल्ट हो, परंतु वो एक ऐसा आदमी है जिसमें बहुत सारे टैलेंट है, और वो अपने टैलेंट का उपयोग भी करता है कई समय। रोनाल्ड ब्ले कमेंट करता है, सार्जेंट रॉय लैक्स ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। सार्जेंट रॉय टाइम की समझ नहीं है सार्जेंट रॉय के अंदर। लैक का मतलब कमी है उसमें। ही एग्जिस्ट्स इन ए ब्रिलियंट इमीडिएसी विद which either dazzles those caught up in the inexorable time patterns of, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है,
or make them suspicion of him. He seizes upon Fanny's unpunctuality as an excuse to abandon her at the altar, and his arrival into Bathsheba's life is so instantaneously bright as to overthrow the black country night with the effect of a fairy transformation. तो यहाँ पे यह बताया गया है कि फैनी के साथ वो शादी नहीं कर पाता है क्योंकि फैनी लेट हो जाती है, और उस मौके का फ़ायदा वो बादशिबा के साथ शादी करने में उठा लेता है। उसका वो फ़ायदा उठा लेता है कि फैनी से शादी ना होती हो तो बादशिबा से शादी कर लेता है। ट्रॉय वॉज टू डार्कनेस व्हाट द साउंड ऑफ ए ट्रम्पेट इज़ टू साइलेंस। ट्रॉय अंधेरे के लिए वही चीज़ था जो साइलेंस के लिए एक ट्रम्पेट होता है, यानी जब चुप्पी होती है तो ट्रम्पेट क्या काम करता है, चुप्पी को तोड़ देता है। तो ट्रॉय वही काम डार्कनेस के लिए करता था, अंधेरे में वो उजाले का काम करता था। ओके।